हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के लिए है गुड न्यूज़। अब से एवरी मंडे मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी एक टेस्ट सीरीज़ जिसमें कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से, जो कि जुडिशरी, एपीओ और डिफरेंट लॉ एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो प्रैक्टिस करने से आप उन क्वेश्चंस के टच में आओगे, आपको पता लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपको किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से उन क्वेश्चंस को बेयर एक्ट को रीड करना है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सको। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द jurisdiction to try a person for an offense depend upon under the general principle of criminal law। जो jurisdiction है कोर्ट का किसी भी पर्सन को ट्राई करने के लिए, वो कौन से जनरल प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन, जहाँ पे क्राइम हुआ है उस लोकल एरिया में, या फिर अ प्लेस वेयर सच पर्सन इज फाउंड, या जहाँ पे वो पर्सन मिला है वहाँ पर उसका जो जुरिस्डिक्शन है ट्राई करने के लिए उस पर्सन को वहाँ पे होना चाहिए। पर्सन की नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड होना चाहिए या नन ऑफ दीज। इसमें से आपको सही आंसर बताना है कौन सा है। जो पर्सन है उसको कहाँ पर ट्राई करना चाहिए अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करे। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर है ए। आंसर ए, जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड अपॉन अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये क्या कहता है कि अगर जो एक्यूज्ड है उसने जो कमीशन किया है क्राइम का, जहाँ पर उसने क्या है उसके लोकल एरिया में उसका जुरिस्डिक्शन ट्राई होना चाहिए। प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ सच जुरिस्डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि आईपीसी किसने ड्राफ्ट की है। तो इंडियन पीनल कोड लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड शैमफोर्ड, लॉर्ड मैकेले या नन ऑफ दीज। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर आईपीसी किसने ड्राफ्ट की है, किसने लिखी है। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकेले ने जेल में रहते हुए आईपीसी बनाई थी। 1860 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द इंडियन पीनल कोड इज डिवाइडेड इनटू। जो इंडियन पीनल कोड है वो टोटल कितने चैप्टर्स, कितने सेक्शन में डिवाइडेड है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सभी लॉ सब्जेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शन है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तभी मैंने इसको ऐड किया है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 23 चैप्टर्स में एंड 511 सेक्शंस है टोटल आईपीसी के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द इंडियन पीनल कोड 1860 कम इनटू इफेक्ट एग्जिस्टेंस फ्रॉम। अब जो आईपीसी है वो कब से लागू हुई थी, आपको ये बताना है। अब मैंने आईपीसी के इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो भी बनाई है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो अब देखिए क्वेश्चन में आ रहा है 1860। तो सबसे पहले तो आप चूज़ कर सकते हैं दो वो डेट जिसमें 1860 आ रहा है। तो 6 अक्टूबर 1860, 5 अक्टूबर 1980, 1 मई 1980 या फिर 6 दिसंबर 1860। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है आंसर ए, 6 अक्टूबर 1860। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन पीनल कोड 1860 इज एक्सटेंड टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि अब इसमें जो है चेंजेस हुए हैं। तो ऑल यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बी है इसका ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या होल ऑफ इंडिया। इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया में अब इसको लागू कर दिया गया है जहाँ तक इंडिया का क्षेत्रफल है, और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. XYZ, the person having sufficient food, does not provide some food to the beggar who dies of hunger. अब XYZ जो है उन्होंने, उनके पास सफिशिएंट फूड था किसी को भी खिलाने के लिए, लेकिन एक बेगर था, उसने फूड मांगा और उन्होंने उसको नहीं दिया और वो मर गया. अब XYZ किस चीज़ के गिल्टी है, उन्होंने कौन सा क्राइम किया है, ये आपको बताना है. मैं दोबारा क्वेश्चन समझाती हूँ. XYZ के पास सफिशिएंट फूड अवेलेबल है और उनसे एक बेगर फूड मांगता है, लेकिन वो उसको फूड नहीं देते. अब यहाँ पर क्या होता है, बेगर भूख के मारे मर जाता है. अब XYZ कौन से ऑफेंस के लिए लायबल है? मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, कॉजिंग डेथ बाय रश और निग्लिजेंस एक्ट, या नो ऑफेंस. तो सही आंसर आप लोगों को इसका बताना है. इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी. उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया. अब देखिए कई बार आपके घर पे भी कोई ऐसा आता है जो मांगने आया और आप उसको अगर नहीं दे और फिर सडन किसी खाने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो आपकी वहाँ पे इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, आपने उसको सिंपल वे में मना कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस XYZ पे नहीं बनता है. तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. A and B agreed to commit the murder of C by poisoning. अब A और B दो जने हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई C को मारना है जहर देकर, और साथ ही डिसाइड किया कि जो D है ना वो लेकर आएगा जहर को, लेकिन D नहीं लेकर आता. अब यहाँ पर जो A and B है वो किस चीज़ के गिल्टी हैं? उन्होंने C का मर्डर करने का डिसाइड किया और D को बोला कि तुम जहर लेकर आओ, बट D जहर नहीं लेके आता. अब बताइए कि A और B यहाँ पे कौन सा ऑफेंस कमिट करते हैं? नो ऑफेंस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर C, अबेटमेंट ऑफ मर्डर बाय कॉन्स्पिरेसी, या अटेम्प्ट टू मर्डर विद द एड ऑफ सेक्शन 34 ऑफ IPC. तो इसका करेक्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन, द jurisdiction to try a person for an offense depend upon under the general principle of criminal law. जो jurisdiction है कोर्ट का किसी भी पर्सन को ट्राई करने के लिए, वो कौन से जनरल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. X threatens to publish a defamatory libel concerning Y unless Y gives you money. He thus induce Y to give him money. Here X has committed the offense of. अब जो X है वो Y को डराता है कि अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक अपमानजनक नोट पब्लिश कर दूंगा. उसको धमकी देता है डिफेमेशन की. सेक्शन 499 में डिफेमेशन को डिफाइन किया गया है. तो अब यहाँ पर आपको बताने कि X ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? डिफेमेशन, मिसचीफ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन या एक्सटोर्शन. इसका राइट आंसर आपको बताना है. तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, एक्सटोर्शन. एक्सटोर्शन IPC में 383 सेक्शन में डिफाइन किया गया है. एक्सटोर्शन में एक बार समझा भी देती हूँ. जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को फियर में डालता है, फियर ऑफ इंजरी, कि वो इंजरी कॉज कर देगा, जिसको धमकी दे रहा है उस इंसान को या फिर उसके किसी करीबी को, जिससे कि वो जो इसको वो डरा रहा है वो किसी पर्सन को, किसी प्रॉपर्टी को, या कोई भी वैल्यूएबल थिंग. इसमें जो वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखना है. एनी पर्सन, एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी. एनी साइंड और सील्ड, यानी कि कोई दस्तावेज भी हो सकता है जिसको साइन किया हुआ, सील किया, वो उसको लेने के लिए धमकी देता है यहाँ पे. तो ये हो गया एक्सटोर्शन. 9. A by putting B in fear of grievous hurt, dishonestly induce B to sign or affix his seal on black paper. अब A B को क्या करता है? धमकी देता है कि अगर तुमने इस पेपर पे साइन ना किए, सील ना की, तो मैं तुम्हें ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दूंगा. एंड डिलीवर इट टू A, और वापस से A को देना है. B को साइन करके वापस से A को देना है. B साइन एंड डिलीवर द पेपर टू A. अब B डर गया और B ने क्या करा? साइन किया और वापस से A को पेपर भेज दिया. अब यहाँ पर A ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है आपको ये बताना है. एक्सटोर्शन, रॉबरी, चीटिंग या फिर डेकॉइटी.
तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो ए है उसने एक्सटोर्शन कमिट किया। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इंसान, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को धमकी देता है कि वो उसको इंजरी कॉज करेगा या उसके किसी रिश्तेदार को, या फिर डिसऑनेस्टली वो इंड्यूस करता है फियर टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, एनी पर्सन और एनी प्रॉपर्टी, तो कह देगा तुम अपने बच्चे को मेरे हवाले कर दो, या फिर वो कह देगा तुम अपना घर जो है, तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो मेरे नाम कर दो, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या फिर वो साइन या सील विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट एक्सटोर्शन। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है, उस चीज़ को वो लेने के लिए अगर धमकी देता है तो उसने एक्सटोर्शन कमिट किया है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये एक्सटोर्शन जो है 383 सेक्शन आईपीसी में डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। अब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये दो और दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होती है। तो ये किस लिए की जाती है? टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय लीगल मीन, या कोई ऐसा एक्ट करना जो अगर लीगल मीन से कर लिया जाए तो वो इलीगल नहीं है, या फिर सी कमिट्स एन ऑफेंस, डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको मुझे बताना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। जिसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि आईपीसी किसने ड्राफ्ट की है। तो इंडियन पीनल कोड लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड शैमफोर्ड हैं, इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 23 चैप्टर्स में एंड 511 सेक्शंस है टोटल आईपीसी के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर है ए, आंसर ए, जुरिस्डिक्शन टू ट्राई अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस डिपेंड अपॉन अंडर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये क्या कहता है कि अगर जो एक्यूज्ड है उसने जो कमीशन किया है क्राइम का, जहाँ पर उसने क्या है उसके लोकल एरिया में उसका जुरिस्डिक्शन ट्राई होना चाहिए, प्लेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विद इन लोकल एरिया ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए सिटीजन, इंडियन सिटीजन कमिट अडल्ट्री इन इंग्लैंड। अब ए जो है वो इंडिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन इंग्लैंड में उसने क्या करा, अडल्ट्री कमिट कर दी, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस इन द कंट्री, जो इंग्लैंड में बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं है। द अलाइज्ड ऑफेंस कैन बी ट्राइड बाय, अब जो ऑफेंस है जो उसने अडल्ट्री कमिट किया वो कहाँ पे ट्राई होना चाहिए, इंग्लैंड की कोर्ट में या फिर इंडिया की कोर्ट में, या कहाँ पे? तो फर्स्ट ऑप्शन है द कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द अडल्ट्री वॉज कमिटेड, जहाँ लोकल जुरिस्डिक्शन में अडल्ट्री कमिट की है वहाँ पे। द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिचुएटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, या फिर इंडिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जहाँ कहीं भी वो पर्सन मिलता है। सी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड डी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर आपको इसका बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिचुएटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड, यानी कि कहीं पे भी जहाँ पर भी इंडिया में वो मिलता है वहाँ की कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ पर उसको ट्रायल किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंडियन पिनल कोड 1860 कम इनटू इन्फोर्समेंट। अब जो आईपीसी है वो कब इन्फोर्स की गई थी? 6 अक्टूबर 1862, 1 जनवरी 1862, अक्टूबर 6 1860 या फिर 1 जनवरी 1860। तो इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, XYZ the person having sufficient food। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन पिनल कोड 1860 में एक वर्ड है ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज फॉर। अब जो ही वर्ड है आईपीसी के डेफिनेशन क्लॉज में गिवन है। डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। और मैं एक वीडियो इस पर बनाऊंगी जिसमें कि आधे आधे सेक्शंस को मैं कवर करूंगी, जिससे आपके लिए ईजी हो जाए इसको लर्न करना भी। तो ही आपको बताना है ही में क्या मीनिंग दिया है। मेल, फीमेल, एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, सच वर्ड आर नॉट यूज इन द कोड, या फिर को वर्ड ही यूज नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए एंड बी अग्रीड टू कमिट द मर्डर ऑफ सी बाय पॉइजनिंग। अब ए और बी दो जने हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई सी को मारना है जहर देकर, और साथ ही डिसाइड किया कि जो डी है ना वो लेकर आएगा जहर को, लेकिन डी नहीं लेकर आता। अब यहाँ पर जो ए एंड बी है वो किस चीज़ के गिल्टी हैं? क्वेश्चन 15, इन द इंडियन पिनल कोड द वर्ड वुमेन डिनोट। अब ही वर्ड हो गया, आपको ये बताना है। दूसरा आपको बताना है कि वुमेन किस सेक्शन में गिवन है। तो वुमेन का मतलब है अ मेजर वुमेन, एन अनमेरिड वुमेन, अ वुमेन ऑफ एनी एज, अ मैरिड वुमेन। इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है जो भी वुमेन की डेफिनेशन आईपीसी में गिवन है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी, अ वुमेन ऑफ एनी एज। किसी भी एज की महिला जो है वो वुमेन में इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड मैकेले ने जेल में रहते हुए आईपीसी बनाई थी 1860 में, इसको कंप्लीट कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, नाइन, A by putting B in fear or grievous hurt, dishonestly induce B to sign or affix. Question number 17. Electronic record under IPC is defined. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो आईपीसी में कौन से सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 29, सेक्शन 29A, सेक्शन 29B, सेक्शन 29D। जितने भी A, B, C, D वाले जो सेक्शंस हैं आपकी बुक में, वो सब आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का आंसर देते हैं, ये है आंसर नंबर बी, सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेक्शन 34 अब क्या है आपको ये बताना है। क्रिएट्स अ सब्सटेंटिव ऑफेंस इज अ रूल ऑफ एविडेंस बोथ ए और बी, या नाइदर ए नॉर बी, ये आपको बताना है। सेक्शन 34 क्या है? ये है होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में अब इसको लागू कर दिया गया है जहाँ तक इंडिया का क्षेत्रफल है, और इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। Next question 19. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do a thing. अब एक पर्सन जो है उसने wrongful loss या wrongful gain जो है वो किया है। अब देखिए समझिए इसको क्या है। अगर एक को गेन होगा तो दूसरे को लॉस होगा, तो वही इसमें पूछा है wrongful gain to one person और wrongful loss to another।
तो वो क्या होगा? फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, रॉन्गफुली या फिर मिस्टीरियसली। तो इसका करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए सिटीजन, इंडियन सिटीजन कमिट अडल्ट्री इन इंग्लैंड। अब ए जो है वो इंडिया का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, लेकिन इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। अब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ये 2 और 2 से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में होती है। तो ये किस लिए की जाती है? टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, किसी इलीगल एक्ट को करने के लिए, डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय लीगल मीन, या कोई ऐसा एक्ट करना जो अगर लीगल मीन से कर लिया जाए तो वो इलीगल नहीं है, या फिर सी कमिट्स एन ऑफेंस, डी है नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर आपको मुझे बताना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। जिसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन को ध्यान से पढ़। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इंडियन पीनल कोड 1860 कम इनटू इन्फोर्समेंट। अब जो आईपीसी है वो कब इन्फोर्स की गई थी? 6 अक्टूबर 1862, 1 जनवरी 1862, अक्टूबर 6 1860 या फिर 1 जनवरी 1860। तो इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, XYZ, the person having sufficient food does not provide some food to the beggar who dies of hunger। अब XYZ जो है उन्होंने, उनके पास सफिशिएंट फूड था किसी को भी खिलाने के लिए, लेकिन एक बेगर था, उसने फूड मांगा और उन्होंने उसको नहीं दिया और वो मर गया। अब XYZ किस चीज़ के गिल्टी है, उन्होंने कौन सा क्राइम किया है ये आपको बताना है। वो बताया था महबूब शाह वर्सेस किंग ऑफ एम्परर के बीच में। तो नेक्स्ट जो है ये केस इम्पॉर्टेंट है, जितने भी जो केस होते हैं, लीडिंग केस होते हैं, वो सब आपको याद करने हैं हर सेक्शन से रिलेटेड। मैं जो भी सेक्शन अपनी वीडियोस में डिस्कस करूँगी उसमें आपको हर एक केस उससे रिलेटेड ज़रूर बताऊँगी। 9, A by putting B in fear of grievous hurt, dishonestly induce B to sign or affix his seal on black paper। अब A B को क्या करता है? धमकी देता है कि अगर तुमने। फर्स्ट क्वेश्चन, द jurisdiction to try a person for an offence depend upon under the general principle of criminal law। जो jurisdiction है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन हार्बरिंग हैज बीन डिफाइंड। हार्बरिंग जो है आपको बताना है कि कौन से सेक्शन में डिफाइन है। इसको हिंदी में बोलते हैं संशय। तो सेक्शन 52A, सेक्शन 60, सेक्शन 212 या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 52A। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको पहले बताया था A, B, C, D जितने भी इस तरह के सेक्शन है वो सब आपको याद रखने हैं। आंसर नंबर डी, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। अब देखिए कई बार आपके घर पे भी कोई ऐसा आता है जो मांगने आया और आप उसको अगर नहीं दे और फिर सडन किसी खाने की वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो आपकी वहाँ पे इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, आपने उसको सिंपल वे में मना कर दिया, तो यहाँ पे कोई भी ऑफेंस XY इंजरी टू ऑल ऑफ दीज। क्षति हिंदी में बोलते हैं इसको क्षति। तो सेक्शन 44 के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा ये सेक्शन, तो देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 44 कहता है वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। हिंदी में मैं बताती क्षति जो है जो किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो, उसको बोलते हैं इंजरी यानी कि क्षति। सेक्शन 44 में डिफाइन है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, इन आईपीसी द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इलीगल, इलीगल वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अवैध, अवैध, हाँ सॉरी। तो आपको बताना है किस पे लागू है, विच इज़ एन ऑफेंस विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच फर्निश ग्राउंड फॉर द सिविल एक्शन, या टू ऑल ऑफ दी। इसका राइट आंसर आपको बताना है, किसी ऑफेंस पे या कोई ऐसा जो लॉ में बाधित है, या सिविल एक्शन का जो ग्राउंड बनता है, या ऑल ऑफ दी। राइट आंसर देना है, इसका राइट आंसर है बी, द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास सिचुएटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया एट विच ही मे बी फाउंड। यानी कि कहीं पे भी जहाँ पर भी इंडिया में वो मिलता है, वहाँ की कोर्ट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के यहाँ पर उसको ट्रायल किया जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। है इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि 23 चैप्टर्स में एंड 511 सेक्शंस है टोटल आईपीसी के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 4।